हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइस, आप लोग ने अन अकेडमी का नाम सुना है तो सुना ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, राइट। तो अन अकेडमी पर आप कोई भी चीज परचेज करें या आपका फ्रेंड कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई भी कोर्स, तो उसमें आपको झासर कैपिटल लेटर में झासर कोड का यूज करना है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ अभी जो है गाइस एक ऑफर चल रहा है। ऑफर 19 जनवरी 2022 तक ही है, राइट। जिसमें आपको मतलब ये मान के चलिए कि 18 महीने का कॉम्बो कोर्स जो है वो काफी सस्ते रेट में ये प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट में ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको अगर लेना है तो आप अभी जो है वो ले सकते हैं 19 जनवरी से पहले पहले, और झासर कोड का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। और साथ ही साथ यूपीएससी के कुछ बैचेस ये शुरू कर रहे हैं 19 जनवरी से। काफी सारे बैचेस इनके नए शुरू होने वाले हैं, तो आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं 2022 और 2023 की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तो। और ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं इनका, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है जनवरी के महीने में। काफी सारे ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, पब एड, इकोनॉमिक्स, पीएसआईआर वगैरह, सोशियोलॉजी, राइट, फिलोसफी। और इसमें एक खास बात ये रहती है कि इनके प्रोग्राम में कि आप इनको एक बार पेमेंट करिएगा इनके ऑप्शनल की, और आप सभी ऑप्शनल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो आपने पेमेंट करी पीएसआईआर के लिए, बट आप इकोनॉमिक्स भी देख सकते हो, पब एड भी देख सकते हो, हिस्ट्री भी देख सकते हो, जो चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शनल को लेकर, बाद में उनको ऑप्शनल चेंज करना होता है, फिर ऑब्वियस ही बात है कि एक बार पेमेंट कर दी तो फिर फंस गए फिर तो। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। और बाकी ईएमआई में इनकी पेमेंट आप कर सकते हैं ईएमआई पर। और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। बट बाकी आप तो इनका ईएमआई वाला प्लान लो, ईएमआई पर जो है वो कोर्सेज लो, अगर एक साथ पेमेंट नहीं करनी है तो। और बाकी संडे को, अभी अपकमिंग संडे को 11 बजे जो है वो एक कॉम्बैट है। इस कॉम्बैट में सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करिए। फ्री में है ये, मतलब कि एमसीक्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। 56 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। और जब आप एंटर करें, फ्री है, फ्री, तो उसमें कोड मांगेगा, तो कोड में आपको झासर कैपिटल में JHASIR लिखना है, ठीक है। और 100% स्कॉलरशिप जो है वो आप जीत सकते हो इस टेस्ट में। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज थी, कुछ इंफॉर्मेशन अनअकैडमी से रिलेटेड आपको देनी थी। झासर कोड यूज करके फायदा उठाओ। गाइज, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है कि इसरो के नए चीफ का क्या नाम है, पुराने चीफ का क्या नाम है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इसरो के जो चीफ होते हैं उनका टेन्योर या उनका टर्म जो होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितने सालों का होता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, और हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी है। तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। सो गाइस, न्यूज ये है कि एस सोमनाथ, इनको अपॉइंट किया गया है 10वां चेयरमैन, 10th चेयरमैन इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ये चीज याद रखिएगा आप। और ये सेक्रेटरी हम लोग को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के और चेयरमैन स्पेस कमीशन के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये एक न्यूज थी छोटी सी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट बाकी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, इसका आंसर सर्च करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। गाइस, सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड आपसे डायरेक्टली इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैप में सियाचिन ग्लेशियर है कहां पर, ये आपको एग्जैक्टली जो है वो पता होना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर की प्रॉपर लोकेशन, कि ये ग्लेशियर जो है वो एग्जैक्टली है कहां पर। और आपको इवन ये भी पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल की लोकेशन कहां पर है। और एक और लाइन हम लोग को देखने को मिलती है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, राइट। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसकी लोकेशन वगैरह, राइट, मैप में। और बाकी सियाचिन ग्लेशियर का टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। बट आपको ये आइडिया रखना है कि ये हिमालयस में है, सियाचिन ग्लेशियर ईस्टर्न काराकोरम रेंज में, जो पूर्वी काराकोरम श्रेणी जो है वहां पर स्थित है ये, राइट। और दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर हम लोग को सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो आपके लिए क्वेश्चन, सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए दुनिया के नॉन पोलार एरियाज में। ये नॉन पोलार एरियाज क्या होते हैं और इन्हें नॉन पोलार एरियाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि पोलार एरियाज कहां पर हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हम लोग को कहां पर देखने को मिलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, राइट। बट ये दुनिया का नॉन पोलार एरियाज को क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पर ही है पोलार एरियाज के अलावा, तो इसलिए इसको नॉन पोलार एरियाज कहा जाता है, राइट। तो इसकी सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहां पर है, अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ये यूरेशियन प्लेट से सेपरेट करती है, राइट। और उसके जो एक एरिया है, महान जल विभाजक वाला एरिया, ग्रेट ड्रेनेज डिवाइड वाला एरिया, उसी के जस्ट साउथ में हम लोग को सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलती है, राइट, गेटिंग इट।
और गाइस ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे इन्होंने हाल ही में कहा है कि भारत सियाचिन ग्लेशियर के विसैन्यीकरण यानी कि डीमिलिटराइजेशन के खिलाफ नहीं है, किंतु इसके लिए पाकिस्तान को दोनों देशों की स्थिति को विभाजित करने वाली वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन है उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, तो इसको स्वीकार करना होगा। मतलब कि हमारे जो आर्मी चीफ जनरल है उन्होंने क्लियरली ये चीज कही है कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को स्वीकार करे। और सेना प्रमुख ने कहा है कि सियाचिन का सैन्यीकरण 1984 यानी कि मिलिटराइजेशन जो सियाचिन का जो हुआ है वो 1984 के अंत में पाकिस्तान द्वारा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयास का परिणाम था। मतलब कि पाकिस्तान ने यह कहा था कि जैसी स्थिति है वैसी की वैसी ही रहे, स्टेटस क्वो के बारे में उसने कही थी, राइट, कि जैसी स्थिति है वैसी की वैसी ही रखो। तो इसीलिए हम लोग को देखने को मिला कि इसकी वजह से भारत को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस क्षेत्र में जो सियाचिन ग्लेशियर के पास हम लोग को देखने को मिलता है, एक एरिया है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का, राइट। तो ये पूरा एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो पाकिस्तान जो है वो चाह रहा है कि इंडिया यहाँ से अपनी मिलिट्री जो है हटा ले और इस पाकिस्तान जो है उस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल कर ले, राइट। तो ये चीज इसकी है। बट आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो खुद ही इंडिया का हिस्सा है। वो बोलता है कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए, कश्मीर वाला क्षेत्र चाहिए, वो हमारा है। बट हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान पूरा का पूरा ही हमारा है, राइट। अब उसकी है हरकतें लैंड को लेकर, बाउंड्री को लेकर, राइट। तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है, बीच बीच में हरकतें करता रहता है, फिर पिटाई होती है उसकी, राइट। चलो नहीं बस, क्योंकि अब इंडिया जो है वो जो बैठता नहीं है, पीट भी देता है इंडिया, राइट। काफी सारी चीजें तो ऐसी हैं कि हम लोग तक जो है वो पहुंचती नहीं है, बट होती रहती हैं एक्टिविटीज काफी सारी, राइट। चलो एनीवेज, इसके बारे में तो आपको बेसिक सा ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन आपको थोड़ी सी सियाचिन ग्लेशियर की ध्यान में रखनी है, और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान में रखना एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन, इसकी लोकेशन, राइट। गाइज, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होने पर अब बातचीत शुरू हो रही है। 13 जनवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम ने यूके सरकार ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता करेगा, नेगोशिएट करेगा, राइट। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही मेजर गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और ये एग्रीमेंट प्रोवाइड कराएगा काफी सारे बेनिफिट ब्रिटिश बिजनेसेस को, ब्रिटिश वर्कर्स को और ब्रिटिश कंज्यूमर्स को। स्पेशली अगर बात करें स्कॉच विस्की की, राइट, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियंस को चाहिए विस्की, तो स्कॉच विस्की का जो इंपोर्ट होता है वो काफी महंगा होता है, तो वो इंपोर्ट जो होगा वो सस्ता हो जाएगा, यानी कि हम लोग जो है वो सस्ते रेट में विस्की को जो है वो इंपोर्ट कर सकेंगे। और फाइनेंशियल सर्विसेज भी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी भी, तो इन सब एरियाज को सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते क्या है, मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो गाइज, ये एक प्रकार के समझौते, एक एग्रीमेंट होते हैं दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। ये कंट्रीज क्या करती हैं गाइज, जो काफी सारे बैरियर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, काफी सारे बैरियर्स, जो रुकावटें जो होती हैं, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर होती हैं। किस टाइप की रुकावटें, जैसे कि एक कंट्री है इंडिया ले लो, हम लोग जो है वो काफी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इंपोर्ट पर ड्यूटीज लगाते हैं, जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा, कि जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यानी कि हमारे देश की जो कंपनीज हैं उसको हम बचा सकें। क्योंकि गाइस देखो, चाइना के एग्जांपल को लेकर आप समझोगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे आप जानते हैं गाइस कि चाइना जो होता है वो हमारी कंट्री के अंदर माल को डंप करता है, राइट। डंपिंग, आपको पता होगा, ये टर्म भी बहुत बार यूज किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। ये जानबूझकर माल को जो है वो फेंक कर चला जाता है इंडिया के अंदर सस्ते रेट में, जिससे कि इंडिया का बिजनेस जो है वो खराब हो जाए, इंडिया की जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, वो खराब हो जाए, राइट। क्योंकि सस्ते रेट पे ऑब्वियस ही बात है कि कंज्यूमर जो होता है वो कोई भी प्रोडक्ट जो होगा उसको अगर सस्ते रेट में मिलेगा तो वो प्रोडक्ट वो परचेज करेगा, बट वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। कैसे ठीक नहीं होता, क्योंकि आप जो है अगर सस्ते रेट में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो जो फॉरेनर प्रोडक्ट है, फॉरेन का प्रोडक्ट है, राइट। एक तरफ प्रोडक्ट है, जैसे मान लेता हूं कि मैं 50 रुपए का फॉरेन का प्रोडक्ट है, और दूसरी तरफ जो है मान लेता हूं 100 रुपए का, या 100 तो ज्यादा हो जाएगा, डबल 80 रुपए का इंडियन प्रोडक्ट है। तो लोग बाग जो है ऑब्वियस ही बात है कि 50 रुपए वाली चीज को परचेज करेंगे ना, क्योंकि सस्ते में मिल रही है। बट वो इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब है, क्योंकि जो ये 80 रुपए का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे काफी सारे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिली है, काफी सारे इंडियंस को जॉब मिली है, तब जाकर ये प्रोडक्ट बना है।
इंडिया ने इस प्रोडक्ट को जो बनाया है उसमें इंडियन लेबर्स इन्वॉल्व थे, तो पैसा मिला है। इस प्रोडक्ट को आप परचेज करोगे तो पैसा किसको मिलेगा? इंडियन लेबर्स को मिलेगा। बट अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट को या दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो पैसा उनके लेबर्स को मिलेगा, मतलब उनका बेनिफिट होगा, हमारा नहीं। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें मैक्रो लेवल पर, तो फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूज करना हमारी इकोनॉमी के लिए खराब है। और अगर उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास है तो हम उस प्रोडक्ट को उपयोग करें। बट ऑब्वियस ही बात है यार कि अगर कोई कंज्यूमर जो होगा वो तो बेवकूफी करेगा अगर इस प्रकार से अगर महंगे प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करे, तो ये बड़ी बेवकूफी होगी। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं जो फॉरेन से इंडिया के अंदर आते हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगा देती है, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट महंगा हो जाए, जिसके कारण कि उसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होंगे वो इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे, तो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स ही परचेज करें, डोमेस्टिक कंट्री के बनाए गए प्रोडक्ट परचेज करें। बात समझ में आई? आपकी क्लैरिटी हुई? तो ये चीज है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि ये सब जो ड्यूटी सरकार बढ़ा देती है, टैक्सेस लगा देती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, राइट, कम कर देते हैं, कि जिससे कि आसानी से दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट के माध्यम से एक दूसरी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, राइट। तो ये चीज है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कंसेप्ट जो फ्री ट्रेड का हम लोग को देखने को मिलता है इज इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक पृथकतावाद के विपरीत होती है, राइट। बिल्कुल इसके अलग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि आप जो है वो मतलब इस प्रकार से इकोनॉमी को या ट्रेड को जो है वो प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए काम नहीं करते हो, दो कंट्रीज के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करते हो, जिससे कि व्यापार दो कंट्री के बीच में आसानी से जो है वो हो सके, राइट। तो ये चीज है। और ऐसे एग्रीमेंट जो है वो कवर करते हैं सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन। जनरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कवर करता है वस्तुओं को, गुड्स को, जैसे कि एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, या फिर सर्विसेज को जैसे कि बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड वगैरह। तो ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे एरियाज है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, राइट, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, राइट, यानी कि सरकारी खरीद, और कंपटीशन पॉलिसीज वगैरह, प्रतिस्पर्धा नीति वगैरह। तो ये सब चीजें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कवर्ड होती हैं, राइट। समझ में आया आपको? भारत के साथ व्यापार समझौते का ब्रिटेन के लिए क्या महत्व है, तो आपको बता दें गाइस कि 2050 तक इंडिया तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बनने वाली है इकोनॉमिक वाइज पूरे दुनिया भर में। और हमारे मिडिल क्लास बायर्स जो हैं उनके नंबर्स बढ़ेंगे काफी ज्यादा मात्रा में। एस्टिमेशन ये लगाया गया कि अराउंड 250 मिलियन जो मिडिल क्लास बायर्स हैं उनके नंबर बढ़ने वाले हैं, यानी कि एक बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर बनेगा। और यूनाइटेड किंगडम जो है गाइस, ये नए मार्केट को जो है वो, इस नए मार्केट की मदद से यूनाइटेड किंगडम को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, स्पेशली उनके प्रोड्यूसर्स को और उनके मैन्युफैक्चरर्स को, राइट। और स्पेशली फूड एंड बेवरेजेस वाले एरियाज में, सर्विस वाले एरियाज में, ऑटोमोटिव वाले एरियाज में। और ये एग्रीमेंट के पास पोटेंशियल है कि ये बायलेटरल ट्रेड, आपस में यूके और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, उसे 28 बिलियन ब्रिटिश पाउंड पर ईयर से बढ़ा देगा 2035 तक। और इसके कारण 3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड की जॉब जो है पूरे यूनाइटेड किंगडम में मिलेगी। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो समझौता है ये बेसिकली ज्यादा मात्रा में हेल्प करेगा ब्रिटेन को। बट आप बोलोगे सर ये तो गलत हुआ ना, हम लोग तो ये गलत कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ अपना लॉस कर रहे हैं गाइस। बट मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में काफी आगे है, टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। तो हम क्या करेंगे, हम उससे ये टेक्नोलॉजी लेंगे, हम सीखेंगे। देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब तक आप ओपन अप नहीं होगे ना तब तक आपको चीजों को नहीं मिलेगी, आप चीजें सीख नहीं पाओगे। क्या होता है कि कॉमन मैन हमेशा से सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं, बट आप तैयारी कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की, आप ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले आने वाले समय में, तो आपको चीजों को खुली आंखों से देखना है, राइट, खुली आंखों से। लोग बाग जो है वो सिर्फ एक आंख से जो है वो देखते हैं, कॉमन मैन का जो सोचने का तरीका होता है, देखने का तरीका होता है, सिर्फ एक आंख से देखने का तरीका होता है। आप लोग जो है वो दोनों आंख से, अपने मन से, अपने दिमाग से, सब तरीके से टॉपिक को देखते हो। तो आपने क्या चीज देखी, आपने ये चीज समझी कि ब्रिटिशर्स के लिए हम अपना मार्केट ओपन तो कर रहे हैं, बट इससे हमें यह फायदा होगा कि ब्रिटेन की टेक्नोलॉजीज हमें मिलेंगी, ब्रिटेन का जो तरीका है व्यापार करने का, आइडियाज जो है वो हमें मिलेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो, ओपन अप करते हो अपने रिलेशनशिप को, किसी भी कंट्री या किसी व्यक्ति की आप बात कर लो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, राइट, वो एमएनसी में जॉब करता है, आप उसके साथ आपने दोस्ती करी, आप बैठते हो तो आपको उसकी एमएनसी के बारे में भी नॉलेज मिलता है। अगर आपका फ्रेंड अगर शेयर मार्केट पर
डील करता है तो आप उससे शेयर मार्केट के बारे में पूछते हो, बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो आपको भी उसका आइडिया मिलता है। तो क्या होता है, रिलेशनशिप जो होती है वो सिर्फ ट्रेड के ऊपर आधारित नहीं होती है, बल्कि वो आइडियाज के एक्सचेंज के ऊपर भी आधारित होती है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। इससे हमें ये फायदा मिलेगा, हम ब्रिटेन के लिए तो अपना मार्केट ओपन अप कर रहे हैं, बट ब्रिटेन से जो टेक्नोलॉजी और जो इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे लिए, हमारे पास, वो सबसे बेस्ट होने वाला है। एंड इसके अलावा जैसे कि आप दूसरे सेक्टर क्यों नहीं देख रहे हो, एजुकेशन के सेक्टर को देखो। अगर ब्रिटेन के साथ हम लोग एक सेक्टर को ओपन अप करेंगे और वेरियस जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, तो हम आगे चल के ब्रिटेन का सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर मांग सकते हैं, और वो हमें देगा क्योंकि हम उसे मार्केट प्रोवाइड करा रहे हैं। स्ट्रेटेजी समझिए, ब्रिटेन के पास जो एजुकेशन की जो पावर है वो हम उससे लेंगे, उससे बेस्ट एजुकेशन जो है वो हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है उसमें हम लोग जो है वो ट्रांसफर करवाएंगे, राइट। बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह वो सिखाएंगे, उनके जो एमिनेंट टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो हमारे यहाँ आकर ट्रेनिंग देंगे। तो इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, हमें मिलेगा ना। तो हमेशा एक आंख से चीजों को नहीं देखना है, खुली आंखों से, दोनों आंखों से, दिमाग से चीजों को देखना है। क्योंकि यहां पर आर्टिकल के अंदर चीजें मेंशन है कि इससे ब्रिटिशर को फायदा होगा, ब्रिटिशर को फायदा होगा, ब्रिटिशर को फायदा होगा, बट जो हिडन चीज है वो ये है कि हमें भी इससे फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा। आज की डेट में हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में है, हम उसे रिवाइव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कैपिटल से पॉसिबल होगा, पैसों से पॉसिबल होगा। और पैसा कौन लगाएगा, ब्रिटेन लगाएगा, क्योंकि हम उसे लगवाएंगे, हम उससे लगवाएंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज है, तो ये एक मेजर स्टेप होने वाला है ब्रिटेन के पोस्ट ब्रेक्सिट स्ट्रेटेजी के बाद, और इससे ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ट्रेड को आगे बढ़ाएगा। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं, दुनिया की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, और 50% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहां पर होती है, राइट। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा जैसे ये ड्यूटीज वगैरह रिमूव होगी, तो इससे यूनाइटेड किंगडम का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ेगा, 8 बिलियन ब्रिटिश पाउंड के आसपास जो है वो बढ़ जाएगा। एट प्रेजेंट हैवी ड्यूटी 150% की और 125% की इंपोज की जाती है स्कॉच विस्की और कार्स के ऊपर, राइट। स्कॉच विस्की पर 150% की हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, 150%। मतलब बात समझ रहे हो, अगर 100 रुपए की विस्की है तो हम उसको यहां पर इंडिया में 250 रुपए की मिलेगी वो आपको। मतलब आप अगर 100 रुपए की उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, बट इंडिया के अंदर आते सही उसकी कॉस्ट 250 रुपए हो जाएगी, प्लस शिपिंग कॉस्ट अलग से। ये मैं सिर्फ रॉ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, राइट, कॉस्ट प्राइस जिसको आप बोलते हो, राइट। बट यहां पर आते आते मिनिमम 250 तो होना ही है, 150%। फिर उसके अलावा जो भी आप सर्विस और एक्स्ट्रा जो भी शिपिंग वगैरह जो भी कॉस्ट लगा लो। तो बात समझो आप, कितना महंगा ये, तो ये सस्ता हो जाएगा। तो हमें तो शराब मिलेगी, बट अब लोगों को लगेगा कि अरे शराब से क्या होना है, शराब से ये होना है कि ये हमें शराब देंगे, बट हम इनके शराब के एवज में इनसे इन्वेस्टमेंट भी मांगेंगे, इनसे इंटरनेशनली सपोर्ट भी मांगेंगे। जब हम उन्हें इतना बड़ा मार्केट दे रहे हैं, तो ये हमें इंटरनेशनली सपोर्ट नहीं करेंगे क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। जिस दिन सपोर्ट करना बंद करेंगी, ये हम बंद कर देंगे, और कोई नहीं पसंद करता कि उसके लिए मार्केट जो है वो खत्म हो जाए, तो वो हमें सपोर्ट करेगी। स्ट्रेटेजिकली चीजों को सीखो, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज की चीजों को हर एंगल से देखो, समझो। समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना। यहां पर वो चीज नहीं लिखी इंडिया के बेनिफिट की, वो चीज मैंने आपको बताई, और जो आपको अलग से खुद से समझना है, मेरे बताने से पहले ही आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए थी अभी तक, और नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं। आने वाले टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं कुछ भी, तो तुरंत सिर्फ टॉपिक को सुना मत किया करो, उसको समझा किया करो, क्वेश्चंस लाया करो अपने माइंड में कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों, उसके पीछे ये कारण क्यों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, राइट। चलो एनीवेज, ये थी पूरी ओवरऑल न्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड। गाइस, साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। पहले तो आपको साउथ चाइना सी की लोकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपके मैप के पास जाओ और चेक करो कि साउथ चाइना सी कहां पर है। तो चाइना के साउथ में ही है, नाम से समझ में आ रहा है साउथ चाइना सी। और आपको ये भी पता होगा गाइस कि चाइना क्लेम करती है इस समुद्र के ऊपर कि इस समुद्र का नाम जो है वो चाइना के नाम पे रखा गया है, इसलिए ये समुद्र पूरा का पूरा चाइना का है, राइट। तो आपको गौर से मैप को देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये आपका मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप गौर से मैप की तरफ देखें। आपके स्टडी रूम में अगर बड़ा सा वर्ल्ड मैप है तो उसके पास जाएं, अगर नहीं है तो तुरंत लेकर आइए। और जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहीं पर आपका एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। ये कई बार मैं बता चुका हूँ ड्यूरिंग लेक्चर्स, तो आपको ये बिल्कुल लेकर ही आना है। और जाओ मैप के सामने खड़े हो, और खड़े होकर साउथ चाइना सी की लोकेशन देखो, और ये भी देखो कि साउथ चाइना सी के पास कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है।
एंड अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि चाइना का जो एक्सटेंसिव टेरिटोरियल क्लेम है, यानी कि इस क्षेत्र पर जो क्लेम करती है चाइना, उसके हिस्टोरिकल राइट्स को दिखाकर ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करते हुए जो क्लेम करती है चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर, तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किया और कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत ये इनकंसिस्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ ये स्पष्ट रूप से असंगत है, ऐसा बताते हुए इस चीज को जो है वो खारिज कर दिया गया। तो ये वाली चीज तो हम जानते ही ऑलरेडी, पहले भी हम लोग को पता है कि चाइना अपनी मनमानी कर रहा है, इस प्रकार से समुद्र के ऊपर अपना क्लेम कर रहा है, तो वो गलत है, राइट, वी नो अबाउट इट। एंड रिपोर्ट्स ने कंक्लूड किया है कि ये जो क्लेम जो है, जो रूल्स हम लोग को ओशियन के देखने को मिलते हैं, राइट, रूल ऑफ लॉ जो ओशियन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, समुद्र के जो कानून जो है, कानूनी व्यवस्था जो हम लोग को महासागरों की देखने को मिलती है, और काफी सारे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रोविजंस हम लोग को इंटरनेशनल लॉ के देखने को मिलते हैं, तो उसको अंडरमाइन करता है, ये उसको गंभीर रूप से कमजोर करता है चाइना का ये दावा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। बाकी आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के बारे में। अगर आपको चाहिए वो लेक्चर तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। बट यहाँ पर आप लोग को मेनली जो फोकस करना है वो कुछ आइलैंड्स के ऊपर फोकस करना है, सभी के सभी नहीं, बट फिर भी कुछ कुछ आइलैंड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ किन किन एरियाज पर आप ज्यादा फोकस करें। जैसे कभी कभी ये चीज पूछी जा सकती है कि जैसे कि लोकेशन, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको कनेक्ट करता है, तो आप जानते हैं स्ट्रेट एक ऐसा एरिया होता है जो कि दो ओशियंस को या दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है, जो कि यहाँ पर साउथ चाइना सी पर है, जो कि इसको अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व जो है वो देता है साउथ चाइना सी को, दक्षिण चीन सागर को, राइट। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि पूरे दुनिया भर का 1/3 शिपिंग रूट जो है वो यहीं से होकर गुजरता है, 1/3 जो ट्रेड होता है पूरे दुनिया भर का शिप के माध्यम से वो यहीं से होकर गुजरता है। बाकी आपको जो टेरिटरीज पर फोकस करना है वो पार्सल आइलैंड, स्पार्टी आइलैंड, स्कारबॉक शोल, तो ये सब एरियाज पर आपको फोकस करना है। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं कि ये आइलैंड का क्लेम जो है वो कौन कौन कर रहे हैं, उतना ज्यादा डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं, बट आपको थोड़ा सा ये आइलैंड्स की लोकेशन यहां पर पता होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि 2010 से चाइना जो है वो क्या कर रहा है, इस प्रकार के अनइनहैबिटेड, मतलब जहां पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं, अनइनहैबिटेड आइलैंड्स, आइलैंड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड, या फिर आप ये ध्यान में रखो कि यहां पर मौजूद छोटी छोटी जो टेरिटरीज है, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, उनको चाइना एक आर्टिफिशियल आइलैंड में कन्वर्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये सब आइलैंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत आ जाए और उसके कंट्रोल में आ जाए। मतलब चाइना टारगेट कर रहा है यहां पर काफी सारी आइलैंड्स बनाकर उन आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है इंटरनेशनली, जिससे कि वो साउथ चाइना सी पर अपने दावे को ठोस कर सके, मजबूत बना सके, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए साउथ चाइना सी के बारे में, बेसिक सी, राइट। बट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में तो जरूर ध्यान में रखो, और बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लोकेशन बस थोड़ी सी ध्यान में रखो आप, दैट्स इट। ताइवान स्ट्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ताइवान का मुद्दा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, राइट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एरिया पर ज्यादा फोकस करो आप, और बाकी आपको पता ही है कि चाइना इस पर अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश करना चाहता है। अच्छा, ये और क्यों करना चाहता है, तो उसके पीछे का एक कारण, एक और मेन, तो ये तो मैंने आपको कुछ कारण बता दिए, बल्कि एक और मेन कारण है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर जो है वो काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, राइट, भारी मात्रा में, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए, तो ये भी उनमें से एक बड़ा कारण है, राइट। और बाकी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज को ये दबा रहा है चाइना, उसकी हरकत ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। हमेशा जब भी मेंस का आंसर लिखोगे ना आप, तो चाइना के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तार करने की उसकी नीति है, विस्तारीकरण की नीति है इसकी, चाइना की। तो ये चीज आपको मेंशन करना है, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? तो ये ध्यान में रखो, लोकेशन पर स्पेसिफिक फोकस करना, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड चीजें आती हैं ऐसे टॉपिक्स में ज्यादातर। गाइज, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें,
और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है। 9 PM पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है, पीपीटी पीडीएफ, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है, आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, जीएस पेपर 1 2 3 4, पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, सर क्रीक समझौता। बताया जाता है गाइज कि एक ऐसा समझौता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी आसानी से सुलझ सकता है। इसका समाधान जो है वो जो काफी लंबे समय से चल रहा है, ये काफी आसानी से हल किया जा सकता है। इसको लो हैंगिंग फ्रूट्स बताया जाता है, राइट। काफी आसानी से इस मामले को हल कर सकते हैं, बट फिर भी अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी समाधान नहीं हुआ है। सियाचिन के मुद्दे पर दोनों देशों के मध्य रक्षा सचिव स्तर पर 13 दौर की वार्ता की जा चुकी है, और इस विषय पर अंतिम वार्ता, अंतिम नेगोशिएशन डिस्कशन जो है वो जून 2012 में हुआ था। तो सियाचिन, तो आप जानते हैं सियाचिन वाला एरिया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, राइट। तो वहां पर जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है बाउंड्री से रिलेटेड कि कौन सा एरिया इंडिया के अंदर आएगा, कौन सा पाकिस्तान के अंदर आएगा, तो वो एक इशू एक अलग चलता है, राइट। और बाकी सर क्रीक, अभी जो टॉपिक है आपका वो है सर क्रीक का। तो सर क्रीक जैसे ही दिमाग में आए आपके, तो आपको तुरंत गुजरात की तरफ ध्यान में रखना है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले एरिया की तरफ तुरंत आपका फोकस जाना चाहिए। अब इसमें दो चीज ध्यान में रखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। पहला ग्रीन लाइन और दूसरा मिड चैनल बाउंड्री, मतलब कि पानी के बीच की बाउंड्री। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन लाइन पर क्लेम किसका है, तो आपको ध्यान में रखना है ग्रीन लाइन पर क्लेम पाकिस्तान का है, राइट। पाकिस्तान ग्रीन लाइन पर क्लेम करती है, राइट। ग्रीन से पाकिस्तान आप याद रख ही लोगे, राइट, उसकी झंडे को याद रख लेना। तो ग्रीन लाइन से पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रही है, ग्रीन लाइन पर। और हम लोग किस चीज पर क्लेम कर रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं, एक हम लोग ने बाउंड्री जो है वो सेट करी हुई है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। हमने ये चीज कही है कि पाकिस्तान जो है, जो पानी है, जो वाटर बॉडी है, उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान ले ले और आधा हमें दे दे, यानी कि हमारा हिस्सा है, राइट। यानी कि आधे हिस्से, पानी के आधे हिस्से पर, पानी के उस पार जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी शुरू हो जाएगी, और बीच से, यानी कि जो चैनल है उसके बीच में एक बाउंड्री बना दो आप, तो पानी का आधा हिस्सा, मतलब उस वाटर बॉडी का आधा हिस्सा जो होगा वो पाकिस्तान का और आधा हमारा होगा। तो ये हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं, बट पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, ग्रीन लाइन पर क्लेम वो अपना जताता है। और ग्रीन लाइन कहां पर है, जमीन पर है। ग्रीन लाइन जमीन से अटैच है, जमीन से जुड़ी हुई है, और जो हमारा जो क्लेम है वो वाटर बॉडी के बीच का है, ठीक है। तो ये एक आपको बेसिक सा एक आइडिया हुआ होगा। अभी हम डिटेल में इस टॉपिक पर जाएंगे तो आपको और अच्छे से जो है वो पता लगेगा, राइट। तो ये मुद्दा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच का है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो मुद्दा आसानी से सॉर्ट आउट हो सकता है, जो कि नहीं हुआ है अभी तक, काफी लंबे समय से ये मुद्दा है। तो सर क्रीक क्या है गाइस, तो ये याद रखो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर की स्ट्रिप, एक पट्टी हम लोग को देखने को मिलती है पानी के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो रन ऑफ कच्छ का जो मार्शलैंड वाला एरिया है, दलदली भूमि वाला जो एरिया है, वहां पर यह विवाद है। रन ऑफ कच्छ वाले एरिया पर विवाद है ये सर क्रीक का। ओरिजिनली इस क्षेत्र का नाम बाण गंगा हुआ करता था, बट बाद में जाकर एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव सर क्रीक के नाम पर इसका नाम जो है वो रख दिया गया। और ये क्रीक जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये अरेबियन सी पर खुलती है, और ये डिवाइड करती है रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है, उसको पाकिस्तान जो की जो प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस, तो उससे डिवाइड करती है। तो पाकिस्तान के सिंध
और इंडिया का गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला एरिया, तो उसको जो है वो डिवाइड करती है क्रीक। पाकिस्तान क्लेम करता है पूरे के पूरे क्रीक के ऊपर, राइट। वो बोलता है कि बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो 1914 का है, बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव 1914 वाला जो प्रस्ताव है, उसके पैराग्राफ 9 और 10 के अनुसार पाकिस्तान जो है ये बोलती है कि ग्रीन लाइन पर, मतलब कि भूमि वाले एरिया, यानी कि पूरा का पूरा जो क्रीक वाला एरिया है उस पर पूरा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल जो होगा वो पाकिस्तान का होगा, राइट। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच में और राव महाराज जो कच्छ के थे उनके बीच में हुआ था। और रेजोल्यूशन ने जो है वो गाइस डिमार्केशन किया था, बाउंड्री जो है वो डिवाइड करी थी, राइट। क्रीक को एज अ पार्ट ऑफ सिंध बताया था कि सिंध का पार्ट होगा पूरा का पूरा क्रीक, और यहां पर एक बाउंड्री जो है वो सेट कर दी जिसको ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन लाइन, बस ग्रीन लाइन ध्यान में रखना, जमीन की ये बाउंड्री है। जमीन ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा एरिया, राइट, पानी के उस पार का एरिया, नहर के उस पार का एरिया भी जो है वो जो क्रीक के उस पार का एरिया, जो पूरा का पूरा क्रीक वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, राइट। और इंडिया क्या क्लेम करती है, तो इंडिया बोलती है कि एक और मैप बनाया गया था 1925 में जिसमें मिड चैनल पिलर जो है वो बनाए गए थे, राइट। मिड चैनल पिलर मतलब कि वाटर बॉडी के बीच वाला जो एरिया है, राइट, तो उसको डिवाइड किया गया था, यानी कि पानी के बीच, मतलब आप इमेजिन करो कि एक नदी है, राइट, नदी, और नदी के बीच वाला एरिया आप इमेजिन करो, बिल्कुल बीच में, नदी के बीच में। तो कह रहे हैं नदी के बीच से एक बाउंड्री है, तो आधी बाउंड्री होगी पाकिस्तान की और आधी बाउंड्री होगी हमारी। तो हम लोग मिड चैनल को के ऊपर क्लेम करते हैं, हम बोलते हैं कि एक बाउंड्री है, एक और मैप के थ्रू बनाई गई है 1925 में, राइट। तो उसके तहत जो है वो हम लोग चाहते हैं कि पानी, और इवन हम लोग ने ये भी कहा हुआ है कि थालवेग डॉक्ट्रिन जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ की हम लोग को देखने को मिलती है, थालवेग सिद्धांत, राइट, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन है, क्लियरली ये चीज कहा गया है कि कोई भी अगर वाटर बॉडी अगर नेविगेबल है, राइट, जल निकाय जो कि नौगमय हम लोग को देखने को मिलती है, इसके होने पर दोनों राज्यों के बीच मध्य सीमा को नदी की धारा के बीच से विभाजित किया जा सकता है। तो थालवेग डॉक्ट्रिन भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि थालवेग सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून से रिलेटेड। ये कहता है कि अगर कोई वाटर बॉडी है, राइट, जैसे कि कोई रिवर है, तो उसके बीच से जो है और वो डिस्प्यूटेड है, तो उसके बीच से जो है आप बाउंड्री शेयर करो, यानी कि रिवर का आधा हिस्सा जो होगा वो दूसरी कंट्री का होगा और आधा एक का होगा, राइट। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करिए। तो थालवेग डॉक्ट्रिन ये कहता है। और ये क्रीक जो है गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसका फिशिंग रिसोर्स। और आपको पता ही है गाइस कि जो वेटलैंड वाला एरिया होता है, मार्शी लैंड वाला जो एरिया होता है, वो फिशिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। और आपको बता दें एशिया का सबसे लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है ये, लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड में से एक हम लोग को देखने को मिलता है एशिया का ये। और यहां पर यह भी बताया जाता है कि पॉसिबिलिटी है कि यहां पर तेल भी है और गैस का भी कॉन्सेंट्रेशन समुद्र के नीचे है, राइट। और अभी तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो यहां पर ऑयल और गैस के होने की संभावना भी बताई गई है। तो सर क्रीक लोकेशन ध्यान में रखो, पूरा मुद्दा ध्यान में रखो, ग्रीन लाइन ध्यान में रखो, और ये थालवेग डॉक्ट्रिन सिद्धांत ये ध्यान में रखो। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में बस ये 3-4 चीजों से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट गाइस। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 3000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराएगी तमिलनाडु को अगले 5 सालों में, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत। और इस मिशन के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमिलनाडु के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ रिसर्च जो है वो बूस्ट की जाएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड जो तमिलनाडु में प्रॉब्लम है उसको, या फिर गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगी अगले 5 सालों में तमिलनाडु को। तो ये न्यूज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरे इंडिया में प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको लेकर ये स्कीम है। पूरे इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल्स, राइट, इसके अलावा कुछ सेंटर जहां पर लोगों को ठीक किया जाता है, वेलनेस सेंटर, राइट, इसके अलावा लेबोरेटरीज वगैरह जहां पर टेस्ट वगैरह होते हैं, राइट, ब्लड टेस्ट आप देने जाते हो, राइट, रिपोर्ट निकल के आती है, तो ऐसे सेंटर्स, तो ये सब चीजें जो है वो बनाने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर, उसको लेकर ये स्कीम है। तो ये पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है ये, पूरे इंडिया की स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है, पूरे इंडिया के लिए तैयार की गई है ये स्कीम, राइट। पूरे इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। तो स्कीम का मेन एम जो है वो क्या है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि मजबूत बनाना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी कंट्री में, तो पूरी कंट्री में लागू होगी ये स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू फिल गैप्स इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, राइट, जो प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, उन्हें ठीक करना, राइट। और इसके अलावा स्पेशली क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज में, सीसीयू जो होता है ना, जो हम लोग को इमरजेंसी वार्ड देखने को मिलता है, राइट। तो अब कई सारी जगहों पर इमरजेंसी वार्ड नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, राइट, हॉस्पिटल्स नहीं है जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, राइट, इवन प्राइमरी केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकें। तो इस प्रकार की चीज बताई जा रही है कि हर जगह पर अवेलेबल करवाई जाएगी, इवन शहरी एरियाज पर भी और रूरल एरियाज पर भी, गांव क्षेत्रों पे भी। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर इसके अलावा इस चीज के थ्रू क्रिटिकल केयर सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल केयर सर्विसेज उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर लाई जाएगी जिन डिस्ट्रिक्ट पर 5 लाख से ज्यादा जनता रहती है, पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी जिलों में इस प्रकार के क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक जो है वो बनाए जाएंगे, और इसके माध्यम से हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्रिटिकल केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी जनता को। और बाकी अब आप बोलोगे कि सर 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर तो बना देंगे, बट उससे कम वाली डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, तो उससे कम वाली डिस्ट्रिक्ट को रेफरल सर्विसेज के थ्रू कवर किया जाएगा। देखिए 5 लाख से कम आबादी वाली जो डिस्ट्रिक्ट होंगी वहां पर भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी, इवन इमरजेंसी फैसिलिटीज भी होंगी। बट यहां पर जो जिसे बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट करके, कि तुरंत जो है वो, जैसे कि कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आया है तो तुरंत जो है वो उनको जैसे कि फर्स्ट एड वगैरह देकर, राइट, एंटीबायोटिक्स देकर, मतलब कि डॉक्टर की टीम जो है वो उनके साथ रहेगी और साथ रहकर तुरंत जो है वो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके इनको इस डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा, सीसीयू में जो है वो लाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर 5 लाख से कम आबादी जिस डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हम लोग कोई भी व्यवस्था नहीं करेंगे। इस स्कीम के तहत वहां पर भी व्यवस्था होगी, बट रेफरल सर्विसेज हम लोग को देखने को मिलेगी, उनको तुरंत पेशेंट को है वो रेफर कर दिया जाएगा इस जगह पर। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसकी क्रिटिकल कंडीशन में बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, तुरंत जो भी उसकी जान बचाने के लिए जो भी व्यवस्था होगी वो पहले की जाएगी और फिर तुरंत जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। एंड पीपल विल हैव एक्सेस टू अ फुल रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो हम लोग क्या करेंगे, लेबोरेटरीज वगैरह पूरी कंट्री के अंदर जो है वो बना रहे हैं, लेबोरेटरीज के नेटवर्क, जहां पर रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती हैं। आपको पता होगा लैब्स वगैरह में जाते हो आप, पैथोलॉजी लैब वगैरह, तो वहां पर रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो बनाई जाती हैं, निकाली जाती हैं, ब्लड सैंपल वगैरह आप देते हैं, है ना। तो ये चीज, तो इस प्रकार की पूरी कंट्री के अंदर नेटवर्क जो है वो बनाया जा रहा है। और देखिए इन पूरी लैब्स को जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें पूरी तरह से ये जो लैब्स हैं इनका पूरी तरह से बेनिफिट जो है वो जनता को मिलना चाहिए। अब मशीनरी है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई किसी मशीन में तो उसके कारण क्या हो सकता है कि रिपोर्ट्स वगैरह लेट मिलेंगी पेशेंट्स को, फिर डॉक्टर तक रिपोर्ट लेट पहुंचेगी, फिर डॉक्टर सही तरीके से इलाज करने में जो है वो डॉक्टर को देरी होगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों ने सभी जितनी भी पब्लिक हेल्थ लैब्स होंगी उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो एक छोटा सा फायदा मैंने आपको बताया, और भी काफी सारे फायदे हैं इसके, राइट, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। इसके अलावा आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम, राइट, जैसे कि कोरोना वायरस के समय पर हम लोगों ने देखा कि इसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था कि कितनी तेजी से कहां पर ये फैल रहा है। तो डिजीज सर्विलांस सिस्टम, डिजीज को मॉनिटर करने के लिए, राइट, देखने के लिए कि कितनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है, उसके लिए एक सिस्टम जो है वो लाया गया है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है, राइट, लेबोरेटरीज के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर ये लाया जा रहा है। और सभी के सभी पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं, इन्हें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इनको इंटीग्रेट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा, बट एक हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि एक वेबसाइट के थ्रू आपस में कनेक्ट करने की ये बात कर रहे हैं। और देखिए इस स्कीम के तहत काफी सारे इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं जो है वो सेटअप की जा रही हैं, स्थापित की जा रही हैं। कौन सी है ये? तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ तैयार किया जाएगा, 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी लाए जाएंगे,
एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए लाया जा रहा है। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज लाई जा रही हैं। 5 नए रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं। तो ये सब संस्थाएं भी इस स्कीम के तहत जो है वो शामिल की गई हैं। इस स्कीम के बेनिफिट्स और महत्व सिग्निफिकेंस क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो देखो ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को। जो गांव क्षेत्रों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी ये स्कीम, और भी बेहतर सर्विसेज, स्पेशली वहां पर सर्विस मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता तक जो है वो सर्विस पहुंचेगी। और 10 हाई फोकस स्टेट्स पर जो है वो टारगेट किया गया है। इसके अलावा 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे सभी स्टेट्स के अंदर। और एक ओवरव्यू की बात करें गाइस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया के अंदर, तो इंडिया को बहुत समय से इस प्रकार के हेल्थ केयर सिस्टम की आवश्यकता थी। और ये आवश्यकता जो है वो कब सामने आई उभर कर, जब कोरोना वायरस में हमने देखा जब स्थिति खराब हो गई थी और हमारे पास बिल्कुल भी इस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं थी कि जो जनता को दी जा सके। बहुत सारी जगहों पर तो बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी यार, बहुत तरह तरह की बेड्स तक अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल्स के अंदर। आप सभी लोग वाकिफ हैं इस चीज से, इस घटना से, है ना। फिर 70% लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, मतलब अभी भी 30% की कमी, और इवन 70% में भी हमें देखने को मिलता है कि कभी कोई दवाई नहीं है, राइट, कभी कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कोई मशीन नहीं है, कोई लैब नहीं है, तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो इन सब गैप्स को, मैंने आपको बताया ना कि जो कमियां हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। हाउएवर अवेलेबिलिटी वाज लेस इन रूरल एरियाज, तो वही मैंने आपको बताया कि गांव क्षेत्र में जैसे 70% में भी गांव क्षेत्र में भी कम अवेलेबिलिटी है, कम हम लोग को सर्विसेज देखने को मिलती है जो अवेलेबल की जा रही है जनता को, और अर्बन एरियाज पे भी कम है, बट फिर भी अर्बन एरियाज पे गांव क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा 45% सर्वेट की लोकेशन थी, यानी कि जनता से जब सर्वे किया गया तब पाया गया कि लोग जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को मात्र 45% लोकेशन पर ही वॉकिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है वो घर से निकलो, पैदल चल के आप हॉस्पिटल तक या वेलनेस सेंटर तक या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक, राइट, तो यहां तक पहुंच सकते हो, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंच सकते हो पैदल। तो सिर्फ 45% ही लोग जो है वो पैदल पहुंच सकते थे, बाकी 43% 43% लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचने के लिए गाड़ी लेनी पड़ती थी, राइट। तो ये चीज है, ये भी एक चीज देखी हमने। सर्वे में ये भी पाया गया कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो ज्यादा हम लोग को अर्बन लोकेलिटीज में देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, राइट। ये एन्यूमरेटर्स, ये वो लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं, तो 64% एन्यूमरेटर जो अर्बन एरियाज के अंदर हमें देखने को मिले थे, इन्होंने यानी कि शहरी क्षेत्र में देखने को मिले थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग बाग जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को वॉकिंग के थ्रू, मतलब शहरी क्षेत्र में लोग सिर्फ वॉकिंग के थ्रू पैदल चल के जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक या टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक या हॉस्पिटल तक जो है पहुंच सकते हैं। बट गांव क्षेत्र में सिर्फ 37% ही लोग जो है वो पैदल चल के हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जाम है, इसका प्रीलिम्स जो होता है वो एक ही होता है, सिंगल पेपर होता है। तो इसलिए एनवायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, राइट, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इसीलिए पूछे जाते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स है उसमें सिविल सर्विसेज यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस आएंगे और फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो अभी जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज करी है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को, राइट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को। बाइनियल रिपोर्ट है ये, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आने वाली ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई और हमारी देश के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसका असेसमेंट किया गया, उसका आकलन किया गया प्रॉपर तरीके से। तो इस रिपोर्ट में क्या चीज बताई गई, तो टोटल फॉरेस्टेड और ट्री कवर्ड एरिया जो हमारी कंट्री का है, देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र जो है वो 9 मिलियन हेक्टेयर का है।
और हमारी पूरी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसका 24.62% है। और इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है गाइस वो बड़ा है। तो याद रखिएगा पिछले 2 सालों में, राइट, हमारा जो ट्री और फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, 2261 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, जिसमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो बड़ा है, सबसे ज्यादा। तो आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर का वो सबसे ज्यादा हुआ है, याद रखिएगा। टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर जो हमारी कंट्री के अंदर है वो भी इंक्रीज हुआ है, मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर का 1540 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये सब चीजें याद रखनी है क्या, 1540 वर्ग किलोमीटर? नहीं, आपको अभी के लिए ये ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारी कंट्री का है उसका 24.62%, ये चीज याद रखनी जरूरी है थोड़ा सा, ये वाला फिगर, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फिगर आपके लिए काम का है कौन सा नहीं है। तो 24.62% वाला फिगर आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है, और 9 मिलियन हेक्टेयर वाला फिगर आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है, कि 9 मिलियन हेक्टेयर जो है ये हम लोग को टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारी कंट्री का देखने को मिलता है। और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% एरिया जो है वो टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर का है, राइट। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, राइट, फॉरेस्ट कवर के मामले में, राइट। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और अलग अलग जगह पर जितने भी ट्री और फॉरेस्ट कवर हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको अगर एक साथ मिला दें तो हमारी पूरी कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया का ये 62% है, 62% है। टॉप 5 स्टेट ये याद रखना है इंक्रीज के मामले में कि जहां पर वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर के मामले में, तो सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पे ओडिशा, चौथे पे कर्नाटका, पांचवे पे झारखंड। तो ये टॉप 5 स्टेट्स है जहां पर फॉरेस्ट कवर के मामले में वृद्धि हुई है, राइट। और फॉरेस्ट कवर के मामले में वृद्धि होने के पीछे के क्या क्या कारण है ये इंपॉर्टेंट है मेंस में लिखने के लिए। तो आप लिख सकते हैं बेटर कंजर्वेशन मेजर्स, तो बेहतर संरक्षण उपाय लिए गए, प्रोटेक्शन किया गया, संरक्षण किया गया वन का, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज की गई, वनीकरण गतिविधियां की गई, ट्री प्लांटेशन ड्राइव हुई, वृक्षारोपण अभियान चलाए गए, और एग्रो फॉरेस्ट्री हुई, कृषि वानिकी के लिए जिम्मेदार जो है वो बताया गया कि ऐसे कुछ जो है वो हम लोग को सरकार की तरफ से देखने को मिले कि इंप्रूवमेंट जो है वो लाए गए अलग अलग तरीके से। और अहमदाबाद आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अहमदाबाद बिगेस्ट लूजर है जब फॉरेस्ट कवर की बात आती है, यानी कि फॉरेस्ट कवर के मामले में सबसे पिछड़ा शहर जो है वो अहमदाबाद बताया गया है। और मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट्स में, तो ये याद रखना सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हम लोग को जो देखने को मिलता है वो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में है, राइट। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे पे ओडिशा और पांचवे पे महाराष्ट्र, राइट। 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं, उनके ज्योग्राफिकल एरिया का 33% से ज्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। और कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात करें जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो यहां पर इन पर्टिकुलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के टोटल एरिया का 75% से ज्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। और मैंग्रोव्स हमारी कंट्री के अंदर बताया यह भी गया कि 2019 के असेसमेंट जो पिछले मतलब 2 साल पहले हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में मैंग्रोव कवर जो है वो बड़ा है। मैंग्रोव कवर 17 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीज हुआ है, बड़ा है। और टोटल मैंग्रोव कवर जो है वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये सब चीजें याद मत रखो, बट ये बस ध्यान में रखो कि मैंग्रोव कवर भी इंक्रीज हुआ है। टॉप 3 स्टेट्स मैंग्रोव के मामले में हम लोग को देखने को मिल रही है ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहां पर वृद्धि हुई है। और कार्बन स्टॉक की बात करें गाइस तो एस्टिमेट लगाया गया कि हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेस्ट है वो 7204 मिलियन टन्स कार्बन को जो है वो अपने पास स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कार्बन को सीक कर सकते हैं। तो कार्बन सिंक बहुत बड़ा ये, तो आप इसका उपयोग जो है वो फैक्ट और फिगर का उपयोग, वैसे फिगर का उपयोग ना भी करो तो भी चलेगा, बट इस प्रकार से आप बता सकते हो कि भारी मात्रा में हमारी कंट्री का जो फॉरेस्ट कवर है वो कार्बन को खींचने के लिए, क्योंकि आपको पता है गाइस कि आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे जो फॉरेस्ट एरिया में जो वृद्धि हुई है, सीधे सीधे हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि हमें हेल्प करेगी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट। और एनुअल इंक्रीज हम लोग को कार्बन स्टॉक का जो देखने को मिल रहा है वो 39.7 मिलियन टन का बताया जा रहा है।
बट गाइस पूरी रिपोर्ट में एक चिंता वाली बात जो है वो सामने आई है, वो ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ने किसी भी प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं किया है। इवन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि फॉरेस्ट कवर में गिरावट आई है, कमी देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में कमी देखी गई, फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और टोटल 140 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर पिछले 2 सालों में फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, राइट। तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात है। और सरकार के क्या प्रयास हैं फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए, तो कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, बट इसके अलावा एक योजना भी ध्यान में रखो, नगर वन योजना, नगर वन योजना। और साथ ही साथ इंडिया ने एम किया है कि ये एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 से 3 बिलियन टन का जो है वो लेकर आएंगी 2030 तक, कार्बन डाइऑक्साइड को, एमिशन को रिड्यूस करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए, मतलब पेड़ों के माध्यम से उसको साफ करने के लिए। तो हम लोग और पेड़ लगाकर जो है वो कार्बन सिंक को जो है वो बढ़ाएंगे अपने, राइट। 2.5 से 3 बिलियन टन जो है वो करेंगे। और नगर वन योजना सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है जो कि ट्री कवर को इंक्रीज करेगा, और इसको ज्वाइन कर दिया है ग्रीन मिशन के साथ। और अगले 5 सालों में काफी तेजी से पेड़ लगाकर हम लोग जो है वो कार्बन सिंक को बढ़ाएंगे अपने, राइट। और सिग्निफिकेंट फीचर हम लोग को इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का 2021 का क्या देखने को मिल रहा है, तो इसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जिसमें यह भी शामिल करके बताया गया कि टाइगर रिजर्व और जो कॉरिडोर्स हैं और जो लायन कंजर्वेशन एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, शेरों का, शेरों को, शेर संरक्षण क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, शेरों के संरक्षण के लिए जो क्षेत्र होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो वहां पर क्या स्थिति है पेड़ों की, फॉरेस्ट कवर की, तो उसको भी दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और एक नया इनिशिएटिव भी सामने लाया गया है, अबव ग्राउंड बायोमास, तो ये भी चीज बताई गई है, तो इसको भी एस्टिमेट किया गया है इवन फ्यूचर में, कि फ्यूचर में जो है वो आगे चल के आने वाले समय में हम लोग किस प्रकार से और जो है वो अपने इनिशिएटिव, अपने प्रोग्राम के तहत जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में भी झलकाया है, राइट। एक अलग, एक नए इनिशिएटिव के माध्यम से, एक नए चैप्टर के माध्यम से, राइट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद के साथ, जो कि एक स्पेशल बॉडी है जो कि एस्टिमेट करेगी, बताएगी हमें, राइट, अबव ग्राउंड बायोमास के बारे में। और पैन इंडिया लेवल पर इसमें ये एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। साथ ही साथ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिपलानी गोवा कैंपस के साथ, जो कि ये स्टडी करेगा कि हमारे इंडियन फॉरेस्ट जो है वहां पर क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स कहां कहां पर है, क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स की, जहां पर ऐसे एरिया जहां पर टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है और जो प्रॉब्लम्स में है, तो उसको आइडेंटिफाई और उसकी स्टडी करने के लिए एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिपलानी गोवा कैंपस के साथ, राइट। और ऑब्जेक्टिव यही है कि क्लाइमेट हॉटस्पॉट को जो है वो मैप किया जाएगा और कंप्यूटर मॉडल बेस्ड प्रोजेक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल डेटा के साथ, यानी कि टेम्परेचर और रेनफॉल के डेटा को प्रोजेक्ट किया जाएगा, यानी कि उसका आकलन जो है वो किया जाएगा, एनालिसिस उसका होगा, राइट। और उसके बाद ये बताएंगे कि 3 फ्यूचर टाइम की 2030 में क्या स्थिति होगी, 2050 में क्या स्थिति होगी और 2085 में क्या स्थिति होगी। तो ये फ्यूचर में किस प्रकार की स्थिति होने वाली है उसका एक आइडिया देंगे। रिपोर्ट के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है, अलग अलग पैरामीटर्स जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, और स्पेशल थीमेटिक इंफॉर्मेशन भी है फॉरेस्ट कवर को लेकर, जैसे कि हिल, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये सब चीजों को सेपरेट करके बताया गया है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, मतलब कि हर एक डेटा को स्पेसिफाई किया गया, सेपरेट किया गया। ये कुछ नई चीजें जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर आई हैं जो कि हेल्प करेंगी और डिटेल में एनालाइज करने में, और डिटेल्स में जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में, और हमारे फॉरेस्ट कवर को स्ट्रेटेजिकली इंप्रूव या बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने में मदद करेंगे ये डेटा। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको आखिरी में बताई हैं अभी, ये आप मेंस में ये सब पॉइंट्स उपयोग करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ जो इंडिया ने जो ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी है, राइट, हम लोग को देखने को मिला है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। गाइस, एक इंसान को सुअर का दिल लगा दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है गाइस। यूनाइटेड स्टेट्स के सर्जन ने पिग का जो हार्ट है, सुअर का जो दिल है, हृदय जो है, वो ह्यूमन पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, और ये मेडिकल साइंस में पूरे दुनिया भर का पहला सक्सेसफुल केस हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है।
आपसे क्वेश्चन जेनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो ये चीज याद रखना कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें जो अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं, यानी कि एक स्पीसीज दूसरे से अलग होती है, जैसे पिग और ह्यूमन, जो अभी का केस की अगर हम लोग बात करें पिग और ह्यूमन, तो जैसे कि पिग जो है उसके दिल को ह्यूमन में जो है वो लगा दिया, राइट, ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग स्पीसीज के, उनके जो टिश्यूज हैं या उनके जो ऑर्गेन्स हैं उनको जो ट्रांसप्लांट किया जाता है या उनकी ग्राफ्टिंग होती है, तो इस प्रक्रिया को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और दशकों से, डिकेड से आधुनिक चिकित्सा यानी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, इसके द्वारा इसका अनुसरण किया जा रहा था। काफी डिकेड से इस चीज को परस्यू किया जा रहा था जेनो ट्रांसप्लांटेशन को। लेकिन विशेषज्ञों के लिए किसी दूसरी प्रजाति के किसी अंग को प्रतिरोपी किए यानी कि ट्रांसप्लांट किए जाने वाले व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा अस्वीकार किए जाने और रोगियों के लिए इसके घातक परिणाम होने संबंधी चुनौती को पार करना मुश्किल रहा है अभी तक। मतलब डिकेड से हम लोग को, दशकों से हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आपको यह भी पता है गाइस कि हमारा जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन ऑब्जेक्ट को हमारी बॉडी के अंदर आने नहीं देता। ये हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, कोरोना वायरस के समय पर बहुत बार आपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आप जानते ही हैं इस चीज के बारे में कि हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, वायरस की बात कर रहा हूं मैं, तो सिंपल से, ऑर्गन तो बहुत बड़ी और दूर की बात है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत उसको भगा देता है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है फॉरेन ऑब्जेक्ट से। जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट पकड़ता है कि हमारी बॉडी के अंदर आए, तुरंत उसको निपटाएगा, तुरंत उसको भगाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम यही थी कि अगर किसी दूसरी प्रजाति के ऑर्गन को अगर हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में डाला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर देगा, राइट, उसको निपटा देगा, उसको रहने नहीं देगा अंदर। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। और दूसरी एक दिक्कत थी कि अरे यार, जो पेशेंट्स वगैरह जो हैं, इनके घातक परिणाम हो सकते हैं, ये मर सकते हैं, इनकी जान जा सकती है। तो ऐसे चैलेंजेस थे, तो जिसके कारण से ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। बट अभी जो सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे हुआ क्या है एग्जैक्टली, तो आप जानते हैं गाइस कि हमारी जो साइंस है काफी आगे बढ़ गई। आज की डेट में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। तो हुआ ये है कि जो पिग का जो दिल है, हार्ट जो है, हृदय है, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है, मतलब एडिटिंग हुई है उसके जीन्स की। साइंटिस्ट ने 3 जीन्स को रिमूव किया है, राइट। पहला जीन तो सबसे पहला यही है कि यार, मतलब ऐसी जो भी चीज है जिसको ह्यूमन जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं करती, जो रिजेक्शन करती है पिग के ऑर्गन्स को ह्यूमन के द्वारा, तो उस जीन को हटा दिया गया, राइट। मतलब कि हमारी बॉडी जो है उसको रिजेक्ट ना करे, तो सबसे पहले उसको हटाना था हमें, राइट। क्योंकि अगर हमारी बॉडी अगर पिग के इस पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करे कि रिजेक्ट कर देगी, तो ऑब्वियस बात है वो वैसी ऑपरेशन फेल हो जाएगा, सक्सेसफुल होएगा ही नहीं। तो सबसे पहले ये चीज करनी थी हमें कि पिग के ऑर्गन्स में उस जीन को हटाना था जो जीन को आइडेंटिफाई करके हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करती। और साथ ही साथ पिग का जो हार्ट का टिश्यू है वो काफी तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से ग्रो होता है, ये एक्सेसिव ग्रोथ इसकी होती है। तो अब इतना ज्यादा ग्रो होगा तो ऑब्वियसली बात है इंसान वैसे ही मर जाएगा, ह्यूमन। तो उसको हम लोग को हटाना था, उसको निपटाना था, उसको खत्म करना था। क्योंकि ह्यूमन का हार्ट जो होता है उसके फिस्ट के बराबर होता है, आपको पता होगा, मुट्ठी के बराबर, राइट। तो एकदम उसको ग्रो भी कर नहीं सकते एकदम ज्यादा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, वैसे ही मर जाएगा इंसान, राइट। और इसके अलावा 6 ह्यूमन के जो जीन्स हैं, तो उसको ऐसा हमें बनाना था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे ही पिग जीनोम आए, जैसे ही पिग जीनोम को इंसर्ट करे, तो ह्यूमन बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये चीज करनी थी हमें। तो इस प्रकार से बताया गया कि 10 यूनिक जीन एडिटिंग हुई है टोटल, राइट। और ये की गई है यूएसए की बायोटेक कंपनी फर्म रेविविकोर। तो रेविविकोर, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है स्टेट सिविल सर्विसेज में। वैसे तो यूपीएससी शायद ना पूछे, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि यूपीएससी आपसे ज्यादातर इंटरेस्टेड होगी जेनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड, और अभी जो नई रिसर्च जो हुई है इस फील्ड में उसके बारे में, या फिर ये पूरी प्रोसेस क्या है इसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछने में इंटरेस्टेड रहेगी। अब पिग को ही क्यों चुना, ये यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पिग जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में, क्योंकि उसका जो ऑर्गन है वो काफी हद तक ह्यूमन के जैसा ही है, सिमिलर है, राइट। और ये आसानी से इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो की जा सकती है, राइट। पिग के जो दिल है, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उसकी। और ऑर्गन शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी जो है आप जानते हैं गाइस इंडिया के अंदर, तो ये वाला पॉइंट तो आप डेफिनेटली मेंस में उपयोग कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर पेशेंट जो है
हर साल लिवर ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट 25,000 से 30,000 हमें देखने को मिलते हैं, बट 25,000 से 30,000 पेशेंट में से मात्र 1,500 को ही जो है वो ट्रांसप्लांटेशन रिसीव हो पाता है। मात्र 1,500, कहां 25,000 30,000 और कहां 1,500, आप सोचिए। तो इतना बुरी स्थिति है इंडिया के अंदर। और अगर हम वही बात करें हार्ट फेलियर्स की, तो हर साल बताया जाता है कि लगभग 50,000 जो लोग हैं वो हार्ट फेलियर सफर करते हैं, और इनमें से मात्र 10 से 15 ही हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाते हैं हर साल। 50,000 कहां और कहां 10 से 15, आप सोचो कितना बुरा आंकड़ा है ये। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो है, सबसे बड़ी चुनौती, बाधा आप कह सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन की, यह है कि वो ऑर्गन रिजेक्ट कर देता है। तो साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिक एडिटिंग के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से पिग के ऑर्गन को ऑल्टर करने, उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं और उसको एक्सेप्टेबल बना रहे हैं, जिससे कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। और इससे पहले भी जेनो ट्रांसप्लांटेशन की कोशिश की गई, जैसे कि बताया गया कि लिवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो लिए गए। बताया गया कि नॉन ह्यूमन से ह्यूमन में जो है वो ट्रांसफर किए गए 1970s के समय पर, बट काफी मेजोरिटी जो थी उनमें से वो फेल हुई। क्यों फेल हुई? क्योंकि ऑर्गन रिजेक्शन, या और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो वही उसको जो है वो निपटा देता है, मार देता है। तो कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखो, जैसे 1984 में एक छोटी बच्ची, मतलब वो था, बच्चा था, एक छोटा इन्फेंट जो था, एक मानव शिशु जो था, राइट, तो उसको हार्ट जो है वो लगाया गया, किससे? बैबून से। बैबून क्या है? एक बंदर जैसी दिखने वाली बंदर की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है, बैबून। तो इसका जो है वो दिल लगाया गया, बट वो बच्ची जो थी वो 21 दिन बाद जो है वो मर गई थी ट्रांसप्लांट के, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। फिर 1990s के समय पर भी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो प्राइमेट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनसे वायरस काफी ज्यादा फैलते हैं। तो इसी समय फिर पिग जो है वो हाईलाइट में आया कि पिग में रिसर्च करें। फिर 2017 में चाइनीज सर्जन ने क्या किया, एक इंसान जो थे उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए पिग का कॉर्निया यूज किया, पिग का कॉर्निया यूज किया। फिर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपर्ट्स ने जेनेटिकली ऑल्टर्ड किडनी जो है वो ब्रेन डेड पर्सन को अटैच करी थी, राइट, रिसर्च किया था पिग के ऑर्गन्स के माध्यम से, राइट। तो काफी रिसर्च जो है वो हो चुकी है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना, और अभी जो पूरा केस सामने आया है तो उसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।